हम कल उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से व्यवहारवादी जो क्रांति थी उसके बाद में एक नए क्रांति का जो है आगमन हुआ राजनीति विज्ञान में, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद ने जो व्यवहारवाद में जो कमियां थी, जो दोष थे, उन दोषों को और कमियों को दूर करने के लिए राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। तो कल हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में इसका परिचय, इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद में जो उत्पन्न कमियां थी, दोष जो थे, उन दोषों को दूर करने का पूरी तरह से प्रयास किया। क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीति विज्ञान में केवल तथ्यपरक अध्ययन जो है उसकी शुरुआत हुई थी और मूल्यों को बिल्कुल भी जो है स्थान नहीं दिया गया था। अब जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के अध्ययन पर भी जो है वह बल दिया, और अब राजनीति विज्ञान में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी जो है जो अपने अध्ययन में स्थान उत्तर व्यवहारवादियों ने दिया। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद जो है उसमें उत्पन्न कमियों और दोषों के असंतोष के परिणाम स्वरूप एक नए जो है सिद्धांत का, एक नए उपागम का राजनीति विज्ञान में आगमन हुआ, जिसे हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहते हैं। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा, यदि आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है उत्तर व्यवहारवाद किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद में उत्पन्न दोषों, व्यवहारवाद में उत्पन्न दोषों के असंतोष की परिणाम स्वरूप एक नए उपागम का उदय हुआ, जिसे हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहते हैं, जिसमें कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया गया। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा है कि व्यवहारवाद से उत्पन्न दोषों के असंतोष के परिणाम स्वरूप एक नए उपागम का, एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। और इस क्रांति के जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म और प्रासंगिकता पर इसमें महत्वपूर्ण रूप से बल दिया। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति, व्यवहारवाद में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए इस उपागम का जन्म हुआ, जिसने कर्म और प्रासंगिकता पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया। तो देखिए, आप ये कहेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो है अनुकरण है, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में केवल मूल्यों को जो स्थान दिया गया, और इस कारण से हम ये नहीं कहते कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण का अनुकरण है, लेकिन इसके साथ ही इसमें जो है अध्ययन की वैज्ञानिकता पर, नई तकनीकों पर बल दिया, और इस प्रकार से अध्ययन को विशुद्ध रूप से जो है वैज्ञानिकता का इसमें जो है पुट दिया गया कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में हम इसे नए रूप में जो स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें मूल्यों के साथ साथ अध्ययन में आनुभविक और वैज्ञानिकता को भी इसमें शामिल किया गया।
तो देखिए इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में जो है कर्म और प्रासंगिकता महत्वपूर्ण रूप से है, और डेविड ईस्टन ने जो है अपने पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1969 में ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवाद की कमियों को उजागर करते हुए व्यवहारवाद की कमियों को उजागर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जो है इन्होंने बात की। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आलोचना की और इस आलोचना कमियों को उजागर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद की प्रासंगिकता पर बल दिया, और व्यवहारवाद की कमियों को उजागर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के महत्व पर जो है डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्ष भाषण में व्यवहारवाद की कमियां उजागर करते हुए व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, दोष है, इन दोषों पर बात करते हुए एक नए जो है उपागम का सूत्रपात किया, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति। तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना और विकास पर जो है बल दिया। तो ये जो है एक, हम ये कहते हैं उत्तर व्यवहारवाद एक सुधारात्मक आंदोलन है। यह एक सुधारात्मक आंदोलन है। क्यों? क्योंकि व्यवहारवाद में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए इस उपागम का जन्म हुआ। जो व्यवहारवाद में कमियां, दोष उत्पन्न थे, उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे एक सुधारात्मक आंदोलन भी हम कहते हैं। तो देखिए उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय का प्रमुख कारण जो है वो ये है कि व्यवहारवादियों ने मूल्यों की उपेक्षा की और मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में वो असमर्थ रहे। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो देखिए अब हम देखते हैं डेविड ईस्टन ने जो उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं जो बताई हैं, किस प्रकार से बताई हैं। तो देखिए हम बात करते हैं डेविड ईस्टन ने जो उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं और मान्यताएं जो बताई हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की जो है वो क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए डेविड ईस्टन ने हम उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं, उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं, विशेषताएं
या लक्षण। देखिए डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की सात प्रमुख डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं। सात प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं। तो देखिए पहली है, तकनीक से पहले सार का महत्व है। डेविड ईस्टन ने बताया है कि तकनीक से पहले जो है वो सार का महत्व है। तो ये डेविड ईस्टन ने पहली विशेषता जो बताई है, ये बताई है तकनीक से पहले सार का महत्व है। तकनीक से पहले सार का महत्व है। ईस्टन ने बताया है कि जो तकनीक है वो बाद में है, उससे पहले सार, उद्देश्य, लक्ष्य वो क्या है, पहले है। तो डेविड ईस्टन ने ये बताया है कि तकनीक से पहले जो है सार अर्थात उद्देश्य और लक्ष्य वो क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए डेविड ईस्टन ने तकनीक से पहले सार पर जो है बल दिया गया है कि तकनीक से पहले क्या है, सार जरूरी है, उद्देश्य जो है वो जरूरी है। वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ वैज्ञानिक तकनीकों से पहले उद्देश्य जो है, उद्देश्य या लक्ष्य जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ईस्टन ने बताया कि तकनीक से पहले जो है वो सार का महत्व जरूरी है। अगला है सामाजिक परिवर्तन पर बल। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है इसमें। सामाजिक परिवर्तन पर बल। तो ईस्टन ने ये कहा है कि ये जो उपागम है, ये उपागम समकालीन समस्याओं के संदर्भ में विश्वसनीय समाधान के लिए ये उपागम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है, अर्थात जो समकालीन समस्याएं हैं उन समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की बात इसमें की गई है। और सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए परिवर्तन पर इसमें बल दिया गया है कि जैसे जैसे समाज की प्रक्रियाएं परिवर्तित होती जाएंगी उस पर जो है उसका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें सामाजिक परिवर्तन पर जो है महत्वपूर्ण रूप से बल दिया गया है। अगला है समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। तो इसमें समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है कि समकालीन समस्याओं का विश्वसनीय समाधान जो है वो जरूरी है। देखिए समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता है। तो देखिए
जैसे कि सामाजिक परिवर्तन पर बल पे मैंने आपको बताया था कि ये उपागम सामाजिक परिवर्तन पर महत्वपूर्ण रूप से बल देता है और सामाजिक परिवर्तन की महती आवश्यकता जो है इस उपागम में मानता है। फिर है समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता है। इस उपागम का ये मानना है कि जो भी सिद्धांत निर्मित किए जाएं वो सिद्धांत निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन सिद्धांतों के द्वारा जो समकालीन समस्याएं हैं उन समकालीन समस्याओं का विश्वसनीय समाधान भी क्या है, उनका हल ढूंढना भी बहुत ही जरूरी है। तो जो समसामयिक समस्याएं हैं, समकालीन जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों का विश्वसनीय समाधान भी जो है वो उत्तर व्यवहारवाद देता है। तो उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा समाज की समकालीन समस्याओं का पहले तो उनको ढूंढना, फिर उनके हल की, उनके समाधान की बात भी इसमें की गई है कि समकालीन जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उन समकालीन समस्याओं का समाधान भी जो है इस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में उसके समाधान की भी जो है बात की जाती है कि इन समकालीन समस्याओं का विश्वसनीय समाधान भी जो है बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है मूल्य जो है वो राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। अगला है मूल्य राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग है। तो देखिए ये उपागम मूल्यों पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बल देता है, जहां पर व्यवहारवाद अध्ययन में केवल तथ्यों को ही समाहित करता है और अध्ययन में केवल तथ्यपरक अध्ययन की बात ही करता है, मूल्यों को बिल्कुल भी स्थान नहीं देता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो ये मानता है कि मूल्य राजनीतिक जीवन का क्या है, अभिन्न अंग है। तथ्यों के साथ साथ राजनीतिक जीवन, राजनीति विज्ञान में मूल्यों को भी जो है महत्वपूर्ण स्थान देने की बात ये करता है कि अध्ययन में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस उपागम का ये मानना है कि शोधकर्ता जब शोध कर रहा होता है तो वो अपने जो भी मूल्य जो हैं, अपने विश्वास हैं, अपने परंपराएं हैं, उन मूल्यों और विश्वासों से कहीं ना कहीं वो क्या होता है, प्रभावित होता है और अपने शोध कार्य में वो इन विश्वासों से अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मूल्य जो है वो राजनीति जीवन का मूल्य राजनीतिक जीवन का जो है अभिन्न अंग है। इसलिए मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात ये उपागम करता है कि मूल्य के बिना हम राजनीतिक जीवन का जो है अध्ययन सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी जो है अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान देता है। अगला है मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका है। तो देखिए मानता है कि मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की जो है अहम भूमिका की बात करता है कि मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका है। ये उपागम ये मानता है कि मानव मूल्य जो है उसकी रक्षा में जो बुद्धिजीवी हैं उनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध होते हैं और ये उनका बौद्धिक दायित्व भी है कि मानव मूल्यों की रक्षा करना। तो ये उपागम ये मानता है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और इस कारण से मानव मूल्यों की रक्षा करना बुद्धिजीवियों का जो है वो नैतिक दायित्व है। इसलिए ये उपागम मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका मानता है कि जो मानवीय मूल्य हैं उनकी रक्षा करना, जैसे कि उदारवादी हमने बात की कि उदारवादी जो हैं वो मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और ये उनका नैतिक दायित्व है
कि वो मूल्यों की जो है रक्षा करें, वो इस प्रकार से कार्य करें कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से मूल्यों की अभिवृद्धि करती है, तो इसका जो नियमन जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाए कि मूल्यों की अभिवृद्धि किस प्रकार से हो। तो ये काम बुद्धिजीवियों को ये उपागम सौंपता है कि ये बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि वो मानव मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करें, क्योंकि मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति बुद्धिजीवी प्रतिबद्ध हों और उनमें इसकी अहम भूमिका इस प्रकार से है कि मानव मूल्यों की रक्षा और उसकी अभिवृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है राजनीति विज्ञान, कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों हैं। तो देखिए राजनीति विज्ञान, कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों हैं। राजनीति विज्ञान, कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों हैं। तो देखिए उपागम मानता है कि राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान भी है और मनन विज्ञान भी है। ये उपागम इस बात पर बल देता है कि राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान भी है और मनन विज्ञान भी है। तो ये उपागम इस बात की जो है वो पुष्टि करता है कि राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान होने के साथ साथ मनन विज्ञान भी है। तो ये दोनों में, कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान दोनों में तालमेल और सामंजस्य बिठाने की बात ये उपागम करता है कि उस उपागम के द्वारा राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान होने के साथ साथ मनन विज्ञान भी है। अगला है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण। देखिए ये इस उपागम की अंतिम विशेषता है, व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो देखिए उत्तर व्यवहारवादियों का तर्क है कि सभी बुद्धिजीवियों का व्यक्तिगत स्तर पर यह सामाजिक दायित्व है कि वो सामाजिक पुनर्निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो देखिए सामाजिक पुनर्निर्माण में जो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवसाय के राजनीतिकरण की बात करता है कि बुद्धिजीवियों का यह तर्क है कि सामाजिक पुनर्निर्माण में उत्तर व्यवहारवादियों की महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। सामाजिक पुनर्निर्माण में जो भी सिद्धांत निर्मित किए जाएं वो समाज की संरचना में उसे पुनर्निर्मित करने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। तो देखिए ये व्यवसाय के राजनीतिकरण की बात करता है कि सामाजिक पुनर्निर्माण में जो भी सिद्धांत निर्मित किए जाएं वो समाज की पुनर्रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। तो इस प्रकार से ये व्यवसाय के राजनीतिकरण पर भी महत्वपूर्ण रूप से बल देता है ये उपागम, और इसमें सहयोग देकर उनसे संबंधित संघ व संस्थाओं को भी जो है ये दायित्व संभालना होगा कि वो भी उसमें सहयोग करें, समाज की संरचना और उसके पुनर्निर्माण में अपनी मुख्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित करें, मुख्य रूप से अपना सक्रिय सहयोग दें। तो इस कार्य में समाज की जो भी अन्य संघ हैं, अन्य संस्थाएं हैं, उनसे भी ये उपागम ये अपेक्षा रखता है कि वो भी क्या करें, इसमें पूर्ण सहयोग दें और समाज के पुनर्निर्माण में अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करें। तो देखिए इस प्रकार डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की जो ये 7 मान्यताएं अपनी मुख्य रूप से विश्लेषित करी और इस आधार पर डेविड ईस्टन ने अपने उत्तर व्यवहारवादी उपागम को एक नए रूप में जो है उसने सृजित किया। जो हम देखते हैं कि व्यवहारवाद में जो कमियां दोष रह गए थे
उन कमियों को दूर करने के लिए इस उपागम का जन्म हुआ और इस उपागम ने राजनीति विज्ञान में एक नए युग की सूत्रपात की, एक नए युग को जो है इसने सृजित किया और राजनीति विज्ञान में अब तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी जो है बल दिया जाने लगा और अब तथ्यों के साथ साथ मूल्य जो है वो भी महत्वपूर्ण रूप से जो है इसमें बात की गई। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया। तकनीक से पहले सार उद्देश्य की बात की गई कि वैज्ञानिक तकनीक तो है ही सही, इसके साथ साथ उद्देश्य और लक्ष्य वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया कि जो समकालीन समस्याएं हैं सिद्धांत इस प्रकार से निर्मित किए जाएं कि इन समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण रूप से जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करें और इन समस्याओं का महत्वपूर्ण रूप से समाधान करें। फिर मूल्य जो है राजनीतिक जीवन का भी अंग है। मूल्यों को ये माना गया कि मूल्य जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है इनका राजनीति विज्ञान में, इसलिए तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी जो है इसमें समाहित किए जाने पर बल दिया गया। फिर मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका मानी गई कि मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इसी प्रकार से कार्य विज्ञान में मनन विज्ञान दोनों राजनीति विज्ञान को माना गया। और अगली विशेषता व्यवसाय के राजनीतिकरण पर बल दिया गया कि व्यवसाय का जो राजनीतिकरण है वो इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में अंतिम विशेषता मानी गई कि राजनीति जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो समाज के पुनर्निर्माण में अपनी मुख्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित करें और अन्य संस्थाओं को भी जो है इसमें पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात की गई। तो देखिए इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रांति ने जो व्यवहारवाद में जो कमियां थी, दोष थे, उन्हें दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया और इसमें व्यवहारवादी क्रांति के बाद में ये एक नया चरण जो है वो आया जिसमें व्यवहारवाद से उत्पन्न कमियों, दोषों के परिणाम स्वरूप इसका जन्म हुआ। तो देखिए इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है वो व्यवहारवाद का जो है इसे हम एक सुधारात्मक आंदोलन के रूप में ही मानते हैं कि व्यवहारवाद में कमियों, दोषों के दूर करने के लिए इसका जन्म हुआ। तो डेविड ईस्टन ने ये 7 विशेषताएं जो प्रमुख रूप से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की बताई हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में जो उत्पन्न कमियां, दोष थे, उन कमियां, दोषों को दूर करने के परिणाम स्वरूप इस जो है उपागम का जन्म हुआ और इस उपागम ने जो राजनीति विज्ञान में एक नए युग का इसने सूत्रपात किया और इसने मुख्य रूप से कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया।